नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एंटर करेंगे फाइनेंशियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन पे। पर उस फेज के बारे में बातें करने से पहले आई थिंक देयर इज़ अ नीड टू रिकैप the overall criteria, the overall structure in which we have been listening to these episodes. तो देखिए, सबसे पहले हम वापस से थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। जब बैटल ऑफ प्लाजी हुआ उसके बाद जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ कंट्रोल मिला तो उन्होंने सर्टन पॉलिसीज को अपनाया एंड दैट वाज द कमर्शियल फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। कमर्शियल फेज में द आइडिया वाज टू टेक मोर एंड मोर गुड्स from here at the cheapest price and sell them at a higher profit in Europe and in Britain. तो इसके लिए क्या ज़रूरतें थी? उन ज़रूरतों के हिसाब से there were changes that were made to the political policy. Political approach ये थी कि we want to interfere but we don't want to have direct control. interfere करना चाहते हैं। और घेरे की नीति, that ring fence, that you keep surrounded your enemy states with friendly states. तो ये वाली पॉलिसी, और कम से कम वॉर करेंगे बिकॉज इट वॉज अ कंपनी। वॉर मेक्स यू लूज मनी। एंड आइडियोलॉजिकली ओरिएंटलिज्म था, जैसा हमको पता है। और ओरिएंटलिज्म मतलब प्राच्यवाद, और उसका भरोसा था कि भाई भारतीयों को भारतीय परंपरा के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए, और देयरफॉर लाइक एजुकेशन को उसी तरीके से रखने की कोशिश करी गई। और फिर कम से कम इंटरफेरेंस इन सोशल मैटर्स, बिकॉज गुस्सा नहीं चाहिए था अभी जनता का इस फेज में। उसके बाद 1813 से 1858 तक हमने इंडस्ट्रियल फेज को डिस्कस किया, और ये फेज भी कनेक्टेड था ब्रिटेन, जो कि मदर नेशन है, उससे कनेक्टेड था, है ना। मदर नेशन जब भी मैं कहता हूं वो है कॉलोनी का मदर नेशन, है ना, इंडिया का नहीं है, वो कॉलोनी का मदर नेशन था। तो ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, और उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए कॉलोनी हैड टू बी टर्न्ड इनटू अ नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो उसके लिए भारत को तैयार करना था, एंड उसी के हिसाब से फिर एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पॉलिटिकल पॉलिसी को भी डिसाइड किया गया। तो पॉलिटिकल पॉलिसी क्या थी कि अब डायरेक्ट कंट्रोल में लाना है थ्रू एनेक्सेशन एंड थ्रू वॉर्स, एंड डायरेक्ट कंट्रोल में लाकर उसको अब धीरे धीरे जोड़ते जाना है थ्रू रेलवेज, थ्रू कम्युनिकेशन। दिस इज द टाइम व्हेन ब्रिटिश स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सोशल रिफॉर्म्स, क्योंकि अब सोशल मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रिपेयर, इन ऑर्डर टू build a society which is ready to consume some of the English goods. इसी कारण से फिर एजुकेशन सिस्टम में भी रिफॉर्म्स लाए जाते हैं, और यहीं से ही इंग्लिश एजुकेशन की एंट्री होती है। वैसे ही रैयतवाड़ी और महालवाड़ी सिस्टम लाए जाते हैं, जिसके कारण हमने देखा था कि कितने सारे इकोनॉमिक एंड इम्पैक्ट्स होते हैं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बीइंग वन ऑफ देम। तो अब ये है कॉन्टेक्स्ट, और 1858 पर है हमने अभी इस सीरीज में 1857 के रिवॉल्ट को डिस्कस नहीं किया है, वो हम अलग से करेंगे। बट 1858 से जो फेज आएगा उस पर 1857 के रिवॉल्ट का एक बहुत बड़ा ऑफ कोर्स इम्पैक्ट हमको दिखेगा, और पड़ा भी था। तो 1858 का ट्रांजिशन क्यों होता है, पहले हम ब्रिटेन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। एंड द रीजन बीइंग इज दैट ब्रिटेन is now entering
the next phase of industrial revolution, right? और वहां पर अब जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, दे हैव अक्रूड कैपिटल. सोचिए ना आप, 1757 से चल रहा है ये, है ना? अबाउट 100 ईयर्स तो हो गए. और तो वो सारी अक्रूड कैपिटल को अब भारत में, इंडिया में अब कहीं तो इन्वेस्ट करना है. एंड देयरफॉर नाउ इंडिया हैज टू बी मेड इनटू अ मार्केट विथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना? सो ओपनिंग इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट बिकेम द प्राइमरी पर्पस. दूसरा, 1857 के रिवॉल्ट से बहुत डर जाता है ब्रिटिश क्राउन एंड पार्लियामेंट, क्योंकि अब ऐसा नहीं है. देखिए, अमेरिका कुछ अमेरिका अब उभर रहा है ना? ये 1776 में आज़ाद होकर नाउ अमेरिका इज ऑल्सो कमिंग एज एन इंडस्ट्रियल पावर कंपीटिंग विद ब्रिटेन. देयर इज जर्मनी. रशिया भी अब दबाव बना रहा है ब्रिटेन पे, और जापान भी काफ़ी चैलेंजेस दे रहा है अब ब्रिटेन को इस रीजन में. तो अब ब्रिटेन को ज़रूरी है कि इंडिया है उसको बहुत ध्यान से रखा जाए. एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ इंडिया एज एन एसेट हैज़ स्काई रॉकेटेड इन फॉर द क्राउन. देयरफॉर 1857 जैसी म्यूटिनी को रोकना, और नॉट जस्ट रोकना और फ्यूचर में इंश्योर करना कि ऐसा ना हो पाए, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया बन जाता है इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, राइट? तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन करना है, बिकॉज नेक्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चालू हो चुका है. और देयरफॉर एंड इंडिया पे अब कंट्रोल बनाना है. बट किस टाइप का कंट्रोल बनाना है? नॉट डायरेक्ट कंट्रोल, इनडायरेक्ट कंट्रोल. और हम देखेंगे कैसे बनेगा इनडायरेक्ट कंट्रोल, है ना? इनडायरेक्ट कंट्रोल बनाना है और इन्फ्लुएंस को बढ़ाना है, राइट? सो दैट इज हाउ दैट इनडायरेक्ट कंट्रोल विल बी मेड. एंड व्हाई इज इंडिया lucrative फॉर इन्वेस्टमेंट? बिकॉज द लेबर इज चीप. तो जो रिटर्न होता है वो बहुत ज़्यादा होता है. लेबर चीप है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है. दूसरा, यू कैन अर्न बोथ वेज. बोथ वेज मीन्स यू इन्वेस्ट इन द बिजनेस, सो आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा है, प्लस जो सप्लाई चेन पूरा क्रिएट हो गया, जो वहाँ पे जैसे जितना भी, मतलब इंश्योरेंस कंपनीज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीज, उसके थ्रू भी आप यू कैन अर्न. And therefore you will see during this phase, now this is like 1858 and beyond, मतलब अब आगे वाले 90 years तक हम इसी को ही अब आगे डिस्कस करते जाएंगे. और इस फेज में इसलिए माइनिंग, मेटल्स, शिपिंग, टी एस्टेट्स, इन बिजनेसेस का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, इनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुए. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रिटिश वुड अप्लाई होम चार्जेस टू इंडिया, मतलब ऐसा कि इंडिया को मेंटेन करने के लिए इंडिया से चार्जेस लिए जाते हैं. और अभी तक ये तो अब बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब ये कंप्लीटली ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर हो जाएगी इस फेज में. तो चलिए मतलब देखते हैं कि पॉलिटिकली क्या चेंजेस हुए. सो इन 1858 द ब्रिटिश क्राउन decided to respect all treaties and agreement. This is a direct response to what happened in 1857, the Great Revolt, the Mutiny. And for example, Dalhousie with Doctrine of Lapse and then annexation of Awadh, for just allegations of wrongful administration. तो उससे जो एंगर था उसको
खत्म करने की कोशिश करी जा रही है, और इसलिए क्राउन डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट ऑल ट्रीटीज एंड अग्रीमेंट्स। देन 1876 में लॉर्ड लिटन एक राजकीय उपाधि अधिनियम लाते हैं। राजकीय उपाधि मतलब जो आपका टाइटल है उसका एक अधिनियम लाया जाता है, और उसमें विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया इज डिक्लेयर्ड क्वीन ऑफ इंडिया। तो ये अब जो है ये डायरेक्टली अब भारत की साम्राज्ञी विक्टोरिया हो गई हैं। एंड शी ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज अ दिल्ली दरबार इन मुगल स्टाइल। तो अब क्या होगा ना कि जितना ये मुगल एम्परर्स की जो मतलब ऐसे ठाट बाट थे, दैट विक्टोरिया विल अडॉप्ट इन इंडिया। तो उनके भी ऐसे दरबार होंगे। शी ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज दिल्ली दरबार एज आई सेड 1877 में। और इसी टाइम इंडिया में एक बहुत ही भयंकर अकाल पड़ रहा था, in which about 45 lakh people died, 4.5 million। बट ये दिल्ली दरबार हो रहा था एकदम ठाट बाट से, और यहां पर बेसिकली दिस इज द टाइम व्हेन ब्रिटिश क्राउन क्वीन स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग टाइटल्स, राय बहादुर, राय दुर्लभ, and all the kind of titles that Mughal emperor। and there was also decided कि किसको कितने cannons की, कितने तोपों की सलामी मिलेगी। So I think Queen would get 101, Viceroy would get 21, and ये जो दूसरे इंडियन रूलर्स होते थे उन दे वुड गेट एनीथिंग बिटवीन 9 to 21 एज आई रिमेंबर, है ना, 9 to 21, करेक्ट। 31 फॉर वाइसरॉय, सो 101 फॉर क्वीन, 31 फॉर वाइसरॉयज, एंड 9 to 21 फॉर डिफरेंट इंडियन रूलर्स। और कहते हैं आयरॉनिकली इसमें इंडियन रूलर्स के बीच में बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव हो गया था कि किसको कितना क्या डेजिग्नेशन मिलेगा और क्या कितने तोपों की सलामी मिलेगी, एंड ऑल ऑफ दैट बिकेम लाइक क्वाइट अ हीटेड इशू। सो वी कैन सी कि मतलब कि किस स्तर तक गिर चुका है मामला, है ना, मतलब कहाँ तक पहुंच चुके हैं हम। तो ये बड़ा देखने लायक होगा उस समय कि एक तरफ अकाल पड़ रहा है, दूसरी तरफ डेजिग्नेशंस के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। एंड इससे एक चीज़ ये हुई कि व्हाट ब्रिटिश अंडरस्टूड दैट इफ लाइक मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन look up to their rulers and fall in line with the rulers and elites, है ना, तो if we support them, back them, we will also get backing of people। तो उसके कारण से अब ये सब करा जा रहा था। और दूसरा उसका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ये हुआ कि अब रूलर्स को न तो इंटरनल प्रेशर है न एक्सटर्नल प्रेशर है, क्योंकि एक्सटर्नल तो अब पूरा बैकिंग मिली हुई है, इंटरनल कुछ है ही नहीं करने को। So therefore rulers also turned towards more leisurely lives, foreign travels and stuff like that, and that kind of created a vacuum, है ना। अब रूलर चला गया तो इनडायरेक्ट ब्रिटिश कर रहे हैं रूल, बट ओवरऑल पीपल स्टार्टेड लुकिंग अप टू द राइजिंग मिडिल क्लास। और इसका थोड़ा ब्रिटिश को कंसर्न लगा भी। इनफैक्ट लॉर्ड मेयो ने एक देयर वाज मीटिंग विथ राजपूत रूलर्स, एंड ही सेज कि वी बैक यू बिकॉज आप लोगों को अपनी प्रजा को सर्व करना चाहिए, यू हैव टू सर्व योर पीपल। एंड दिस वाज जस्ट टू एम्फेसाइज दैट यू वोंट गेट आवर बैकिंग इफ यू डोंट कंट्रोल योर पीपल एंड यू डोंट रूल देम इन द राइट वे। और एंड द राइट वे वाज बेसिकली यही कि लोगों को थोड़ा संभाल के रखो, मतलब, है ना, कंट्रोल करके रखो इनको। एंड फाइनली जो एक और काम किया एज अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी वाज टू कनेक्ट ऑल द देसी रियासतें जो मतलब डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल में नहीं थी, उनके थ्रू रेल लाइंस एंड कम्युनिकेशंस लाइन पास, मतलब उनको जोड़ दिया गया, बांध दिया गया ब्रिटिश एम्पायर से, है ना। मतलब ऐसा उनके पास ऑप्शन नहीं था, बट दिस वाज डन टू एंश्योर कि वो लोग ब्रिटिश एम्पायर से अब बंधे रहें। एंड इस तरीके से आप देखेंगे दो जो इंपॉर्टेंट काम पे फोकस दिया गया है, वो तो इनडायरेक्ट कंट्रोल
एंड यूनिफिकेशन, है ना, यूनिफाइड कर देना है ताकि ऐसे सेपरेट इवेंट से धक्का ना लगे, राइट। पूरे इंडिया को एक बांध देना है, कंट्रोल में लेके इनडायरेक्ट कंट्रोल में लाकर बांध देना है। आई थिंक दीज टू वर द important points of the political approach in the financial phase of colonization. Administrative side पे क्या, अब जैसे indirect control चाहिए और उस control को एग्जीक्यूट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे क्या हुआ, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाए गए इंडिया के 1860 में, जहां तक याद है। And he would have a 15-member council and he would be responsible for India's affairs. And जो गवर्नर जनरल थे उनके डेजिग्नेशन को अब वाइसरॉय बोल दिया गया, एंड वाइसरॉय हैड अ काउंसिल विच इवॉल्व टू, उन्होंने क्या ना अपने डिपार्टमेंट्स बना दिया, एंड वुड दोज डिपार्टमेंट स्टार्टेड रिपोर्टिंग टू वाइसरॉय, सो द पावर ऑफ वाइसरॉय थोड़ा सा बढ़ गया। एंड फिर डिफरेंट रीजन्स में गवर्नर्स को बनाया गया। अब एज वी हैड सीन इन द अर्लियर एक्ट्स, उसका हमने देखा था कि डिस्पाइट ऑल दीज एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल व्हाट वाज हैपनिंग इन इंडिया फ्रॉम लंदन, बिकॉज कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट मीडियम थोड़े इवॉल्व नहीं हुए थे, अब हो गए थे। तो सुएज कैनाल started in 1869, स्टीम शिप आ गया था 1870 में, एंड देन 1877 में टेलीग्राफ लाइन बिछा दी गई, ट्रांस अटलांटिक। तो उसके कारण से अब बहुत ज्यादा कंट्रोल आ गया है। तो दैट ऑल्सो वॉज अ बिग चेंज दैट हैपेंड इन द वे एडमिनिस्ट्रेशन वॉज डन इन इंडिया। दूसरा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही गई, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन में मतलब कि कौन कौन से आइटम सेंट्रल लिस्ट में रखे जाएंगे, कौन कौन सी बातों को रीजनल लिस्ट में रखा जाएगा। जैसे 1833 के चार्टर में द पावर टू एग्जीक्यूट लॉज वाज टेकन अवे फ्रॉम द रीजन, नाउ इट वाज गिवन बैक, एंड दिस प्रोसेस दैट स्टार्टेड एट अराउंड 1861, it concluded in 1919 with 3 different lists: central list, regional list and divided list. और क्या करा गया, और ये करा गया कि अब क्या होने लग गया था कि as I said, like as the middle class was rising because of the vacuum created by the rulers who were like kind of chilling now, this middle class started talking a lot about कि हमको अपने मतलब हमारे हक चाहिए, हमारे टाइप में एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये सब बातें होने लग गई थी, और इसलिए 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट लाया जाता है। और उसका एक रीजन यह होता है कि नेशनलिस्टिक प्रेशर्स जो हैं, वो जो बिल्ड हो रहे हैं, उनको एड्रेस करना, प्लेकेट करने के लिए। और दूसरा एक पासिंग द अकाउंटेबिलिटी, राइट, कि स्टेट तक, बड़े रीजन तक हम तो ठीक हैं, और जब छोटी एरियाज को एडमिनिस्ट्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको नहीं चाहिए था, तो अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर करने के लिए भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही गई 1882 में। सिमिलरली सिविल सर्विसेज को लाया गया, और सिविल सर्विसेज भी इसलिए लाई गई थी बिकॉज देयर वाज दिस ऑल्सो एन एलीट class we know in India which was building a lot of pressure on British. तो ये सिविल सर्विसेज पहले कोवेनेंट एंड नॉन कोवेनेंट सर्विसेज होती थी। कोवेनेंट मतलब कि लंदन में the person is selected as an officer and then sent to India, and then non covenant was कि यहीं से ही सिलेक्शन हो रहा है। अब एक स्टैच्यूटरी सिविल सर्विसेज जिसमें इंडियंस का भी सिलेक्शन होगा, संभ्रांत भारतीय जिसे कहते हैं, एलीट इंडियंस का जो सिलेक्शन होगा, तो सिविल सर्विसेज को एग्जामिनेशन बेस्ड बनाया गया। एंड 1858 को देखते हुए मिलिट्री में भी फिर इमीडिएटली रिफॉर्म्स करे गए। जैसे कि मिलिट्री में अब बहुत
मोर ब्रिटिश एलिमेंट्स वर इंसर्टेड, है ना, जिससे थोड़ा ब्रिटिश कल्चर का एक कनेक्शन बिल्ड हो। दूसरा, जो रेजिमेंट्स बनाई गई उनको रीजन और कास्ट के आधार पे बनाया गया। द बेसिस वाज रीजन एंड कास्ट, एंड द रीजन फॉर दैट वाज टू कट द नेशनलिस्टिक फर्वर, कि एकता का भाव नहीं आना चाहिए। और कैनन हाउसेस, तोपखानों को ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर्स के अंडर ही रखा गया। एक और जो बनाया गया कि जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव रीजन्स थे, अवध हो गया जैसे, वेस्टर्न बिहार हो गया, उस टाइम का जो एरिया था, बंगाल का ही हिस्सा था, बट जो वहां के लोगों को कम से कम रिक्रूट किया जाने लगा आर्मी में, बिकॉज ऑफ द फियर कि पॉलिटिकली एक्टिव रीजन से म्यूटिनी होने का खतरा रहता है। सिमिलरली पुलिस चेंजेस करे गए। पुलिस चेंजेस क्या करे गए? 1860 में एक पुलिस कमीशन बैठाया गया, और उस पुलिस कमीशन, दे गॉट 1861 पुलिस एक्ट, विच अकॉर्डिंग टू विच एक रीजन के लिए एक इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट क्रिएट की जाएगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एसपी की पोस्ट होगी, और थाना होगा जिसके इंचार्ज, जिसके लेवल पे दरोगा हुआ करेंगे, है ना। और ये अभी तक कायम है, इसमें अभी तक भी ऐसा कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है, ये अभी तक चल रहे हैं। एंड बिकॉज देयर वॉज अ मैसिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ फार्मर्स फ्रॉम अवध in the 1857 रिवोल्ट, तो एक बंगाल रैयतवाड़ी लॉ लाया गया 1859 में, टू अगेन थोड़ा सा प्रेशर कम करने पे और टू प्लेकेट द फार्मर्स। और इस तरीके से ब्रिटिश government now tried to establish indirect control, tried to unify India, and through all these different administrative level changes। एक बार और पीछे से देख लेते हैं कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने समान दर्जा चाहा इंडियन रूलर से कि हमको समानता मिले। देन आफ्टर दैट दे अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, घेरे की नीति, की घेर के रखो इनको, सराउंड एनिमी स्टेट्स विथ फ्रेंडली स्टेट्स। फिर आया कि अपने लाइक कंट्रोल देम बट कीप देम सेपरेटेड, एंड देन फाइनली कंट्रोल देम इनडायरेक्टली बट टाई देम इनटू अ यूनियन। और इस तरीके से we have now moved into the financial phase of colonization, and आज हमने political और administrative changes को डिस्कस किया। आज हम यहीं पॉज लेते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। Until next time.